हेलो स्टूडेंट्स। आज हम संवेगात्मक विकास वाले चैप्टर का अंतिम अध्याय पे पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने संवेगात्मक विकास क्या होता है, संवेग क्या होते हैं, सुखद संवेग कौन से हैं, दुखद कौन से हैं, किस अवस्था में कौन से संवेग विकसित होते हैं और संवेगात्मक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि संवेगात्मक विकास में के दौरान क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि क्या संकट आ सकते हैं, क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि जब हमें उनका पता होगा तो हम उनसे बचने का मार्ग खोज सकते हैं, सोच सकते हैं कि बालक के उचित विकास के लिए हम इन संकटों से कैसे बचें। बच्चों, जो भी ये विकासात्मक विकास के संकट हैं, ये काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किए हैं, उसके बाद उन्हें पता चला। तो सबसे पहला जो संवेगात्मक विकास में संकट हो सकता है वो है संवेगात्मक वंचन। वंचन का मतलब किसी चीज़ से हम वंचित होना। अब यहाँ पर संवेगात्मक वंचन से मतलब ये नहीं है कि बालक को कोई संवेग ही नहीं मिलेंगे या सब संवेगों से वंचित रह जाएगा। ऐसा तो संभव है नहीं। प्राणी है, मनुष्य है, तो उसको सब तरह के संवेग होंगे। लेकिन यहाँ पर वंचित होने से मतलब है कि सुखद संवेगों का अभाव होना या बहुत कम मात्रा में होना, तो या बहुत ही सीमित होना, तो उसे हम कहते हैं संवेगात्मक वंचन। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, स्नेह या वात्सल्य से वंचित होना। आपको मालूम है, जब बालक जन्म लेता है तो वो अपनी माँ उसकी पूरी देखभाल करती है। किसी के घर में माँ किसी कार्य में व्यस्त हो तो दूसरा व्यक्ति कर सकता है। आरंभिक अवस्था में बालक, जो भी व्यक्ति उसकी केयर कर रहा होता है, उसको लाड़ दुलार के साथ जो केयर कर रहा होता है, बच्चे का उससे अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। और ये अटैचमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक के उपयुक्त विकास के लिए इस अटैचमेंट का डेवलप होना, ये स्नेह का संबंध विकसित होना बालक के लिए अति आवश्यक है। अगर किसी भी कारण से बालक इस स्नेह से, देखो जैसे मैंने चित्र में आपको साथ में दिखाया है कि माँ जो है कितने स्नेह से, कितने लाड़ के साथ में बच्चे को उसने गोद में लगा रखा है, तो यहाँ पर बच्चा कितना सुरक्षित, निश्चिंत होकर सो रहा है। ये स्नेह मिलना बहुत आवश्यक है। केवल बालक की आवश्यकता पूर्ति, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी, उसको खिला दिया, पिला दिया, सुला दिया, वही नहीं। ये स्नेह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो बालक इस तरह के स्नेह से वंचित रह जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इमोशनली स्टार्व्ड चिल्ड्रन। स्टार्व का देखो, इमोशन का मतलब हो गया संवेग, स्टार्व का मतलब होता है भूखा रहना, भूखे रह जाते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे इमोशनली, तो ये ऐसे बच्चे स्नेह से जो वंचित रह जाते हैं, किसी भी कारण से ऐसे संबंध से वंचित रह जाते हैं, तो वो इमोशनली भूखे रह जाते हैं, इमोशनली स्टार्व बच्चे कहलाते हैं। और इसका प्रभाव बालकों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों उसके ऊपर होता है। शारीरिक रूप से कैसे होता है अभी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। और क्यों हो जाता है ये, कि कुछ संबंध जो होते हैं वो हमारे स्नेह पर ही निर्भर होते हैं। जैसे माँ के साथ संबंध है, माँ के साथ घर में कोई और हो, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, या थोड़े बड़े हो जाते हैं तो साथी समूह हैं, उनसे भी उनको स्नेह मिलता है। तो अगर जो बच्चे ऐसे निकट संबंधों से वंचित हो जाते हैं, जो स्नेह और वात्सल्य पर निर्भर होता है, तब बच्चों के अंदर ये इमोशनल स्टारवेशन की कंडीशन आती है। क्योंकि जब बालक स्नेह से वंचित हो जाता है, इसकी वजह से बालक को अन्य सुखद संवेग जैसे आनंद, खुशी, दूसरों से प्रेम मिलना, इन सब से भी वो वंचित हो जाता है। और इसकी वजह से इनको बहुत से नुकसान होते हैं। पहले हम देखेंगे कि इनका कारण क्या क्या हो सकता है। कारण जो है
उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जैसे जो बच्चे संस्था में पल रहे होते हैं, जैसे अनाथ बच्चे होते हैं बेटा, जिनके माता पिता नहीं होते, अनाथ आश्रम में जो बच्चे रहते हैं, या जिनके माता पिता हैं लेकिन उन्होंने उनको त्याग दिया है, ऐसे बच्चे जो ऐसे उसमें रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बालक के साथ में कोई शारीरिक विकलांगता हो, कोई मानसिक विकलांगता हो, तो पेरेंट्स उसको छोड़ देते हैं, या अनैतिक कारणों से माँ जो है बालक का त्याग कर देती है, और ऐसे बच्चे संस्थाओं में पलते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ में क्या होता है कि उन्हें स्नेह का एक जो नियमित स्रोत होता है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो संस्थाओं के अंदर जो बालक होते हैं उनकी भौतिक आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति इनकी देखभाल कर रहा होता है उसे पूरे 8-10 पता नहीं किसी भी रूम में कितने भी बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करनी होती है, तो वो सबकी देखभाल करता है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है, लेकिन बालक के साथ में जो एक 1-to-1 का जो रिलेशन होता है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाता, पहली बात। दूसरी बात, कोई केयर टेकर है भी तो उसकी 8 घंटे में ड्यूटी बदल जाती है, फिर दूसरा केयर टेकर आता है, फिर 8 घंटे में ड्यूटी बदल जाती है, फिर तीसरा आता है। तो नियमित रूप से जो आरंभिक अवस्था में माँ बिल्कुल माँ से जुड़ी रहती है, इसीलिए हमारे यहाँ मैटरनिटी मातृत्व अवकाश दिया जाता है। जो स्त्रियां नौकरी भी करती हैं उनको भी कुछ महीनों के लिए मातृत्व अवकाश मिलता है, क्योंकि बच्चे के लिए माँ की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि ये स्नेह संबंध स्थापित होने बहुत आवश्यक होते हैं। ये स्नेह संबंध आगे के बहुत से हमारे व्यक्तित्व से संबंधित, विकास से संबंधित पहलुओं का आधारशिला होते हैं। ये तो मैंने आपको बताया संस्था में पलने वाले बच्चे। इसके अलावा कभी कभी कोई बालक परिवार में रह रहा है लेकिन अभिभावक के द्वारा तिरस्कृत है, जैसे हमारे समाज के अंदर लोग जिसको कहते हैं ना अनचाहा बालक आ गया, और अपने यहाँ पे अक्सर होता है लड़कियों के साथ में, लड़की लड़कियों का जो भेद किया जाता है, लिंग में भेद किया जाता है, तो लड़के को बहुत लाड प्यार से रखते हैं और लड़की को तिरस्कृत कर देते हैं, ऐसी संभावना है। हालांकि इसकी प्रवृत्ति अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, किसी भी कारण से, या बालक अभिभावकों की इच्छा थी कि बहुत सुंदर, बहुत कैसा भी उनकी अपेक्षा के अनुरूप अगर बालक नहीं है तो वो उसको तिरस्कृत कर देते हैं। कोई बच्चा बहुत ही काले कलूटे रंग का हो गया तो पता चलता है कि माँ उसको लाड़ ही नहीं कर रही। तो इस तरह की कंडीशंस में भी बालक स्नेह से वंचित हो जाता है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, ये थोड़े बड़े बच्चों के साथ में होता है, कि बच्चे जो होते हैं वो अपने अभिभावकों को रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था का आते आते बच्चे देखते हैं कि जैसे किसी अभिभावक ने बाइयों वगैरह के बच्चे हैं जो घरों घरों में काम करती हैं, घरेलू करती हैं, मैंने देखा है उनके बच्चों को माँ किसी तरह से कमाकर, पिता मजदूरी करता है, कमाकर स्कूल में भेजती हैं, अच्छे स्कूल में भेजती है। वहाँ पर स्कूल में बच्चे देखते हैं कि दूसरे जो हमारे साथी हैं उनके पेरेंट्स तो बड़े एफ्लुएंट से, बड़े अच्छे से हैं, और तो उनको अपने पेरेंट्स के ऊपर शर्मिंदगी होने लगती है, तो वो अपने पेरेंट्स को तिरस्कृत करने लगते हैं। किसी भी कारण से हो सकता है कि वो सामाजिक आर्थिक स्तर हो सकता है, देखने में हो सकता है, रहन सहन में हो सकता है, किसी भी कारण से अगर बच्चा ये महसूस करता है कि उसका अभिभावक अच्छे से नहीं है, तो और लोगों की तुलना में गंदे से हैं, उसके मन में ऐसी धारणा आ जाती है, तो पेरेंट्स को तिरस्कार कर देता है, तो उनके बीच में जो स्नेह संबंध होता है वो उससे डिस्टर्ब हो जाता है, उससे वो प्रभावित होता है। और इसका परिणाम क्या होता है, बच्चों के साथ में अभिभावक और बालकों का संबंध इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। और अगर अभिभावक बालक संबंध नकारात्मक है, पेरेंट्स भी फिर उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाते हैं, तो इसका भी और ज़्यादा जो प्रभाव है वो और नेगेटिव होता चला जाता है। अब हम देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या होता है। बच्चों, ये जो प्रभाव है ये आरंभिक अवस्था में बहुत ही घातक होता है। अगर कोई बालक स्नेह से वंचित हो जाता है, विशेष रूप से 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में अगर बालक किसी भी कारण से वंचित रह जाता है स्नेह से, हो सकता है उसकी जो देखभाल कर रहा है उसकी मृत्यु हो गई हो, माँ की मृत्यु हो जाए, कोई दूसरा व्यक्ति उसकी देखभाल नहीं कर रहा हो, तो ऐसे देखा गया कि जो बालक इस स्नेह से वंचित रह जाते हैं, इस आरंभिक अवस्था में वात्सल्य से वंचित रह जाते हैं, उनमें बड़े दूरगामी परिणाम देखे हैं। क्योंकि हम सामान्य घर परिवारों के बच्चों को संस्था के बच्चों से जब तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो देखा गया उनमें संवेगात्मक रूप से उनके व्यक्तित्व में बहुत सी कमियां पाई गई हैं।
अब एक जो स्टडी हुई थी उसमें देखा गया था कि एक माँ थी जिसके जुड़वां बच्चे हुए, एक लड़की हुई और लड़का हुआ, और पता चला कि माँ ने लड़की को तो बिल्कुल स्नेह से पाला और लड़के को उसने तिरस्कृत कर दिया। ये हमारे भारत की स्टडी नहीं है, कहीं बाहर की है। वहाँ पे लड़की लड़कियों में भेद नहीं होता, तो किसी कारण से माँ को वो लड़का नहीं चाहिए था, तो उसने बालक को तिरस्कृत कर दिया। 13 माह की अवस्था में जब उन बालकों का अध्ययन किया गया, देखा गया, उनका जांच की गई, तो देखा गया कि लड़की का विकास तो हो गया था 13 माह की अवस्था के लिए बिल्कुल जितना होना चाहिए, और जो लड़का जो तिरस्कृत था उसका विकास मात्र 7 माह के शिशु जैसा ही रह गया था। तो सोचिए, मतलब शारीरिक रूप से उस टाइम पे और तो कुछ देख ही नहीं रहे थे, उसका वजन, उसकी लंबाई, उसकी शारीरिक गतिविधियां, इन्हीं को के अंदर इतना अंतर आ गया। तो जब इसके ऊपर अध्ययन किया गया तो पता चला कि जब बालक स्नेह से वंचित हो जाता है, तिरस्कृत होता है, तो हमारी जो पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो कि हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, उसका श्रवण कम मात्रा में होता है। इसकी वजह से बालक का विकास नहीं हो पाता। ये अध्ययन गार्डनर ने की थी, ये एक मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने इस केस का नाम रखा डिप्राइवेशन ड्वार्फिज्म। डिप्राइवेशन का मतलब किसी चीज़ से वंचित होना, और ड्वार्फिज्म का मतलब है बौनापन। तो जिन बालकों में ऐसी होती है वो बच्चे बौने रह जाते हैं, किस वजह से कि उनको वंचित रह गए वो स्नेह से। और फिर आगे इन्होंने बताया मनोवैज्ञानिकों ने कि जिन शिशुओं को अफेक्शन नहीं मिल पाता है, जिन शिशुओं को स्नेह से वो वंचित रह जाते हैं, उन शिशुओं में ये लक्षण देखे जाते हैं, बिल्कुल बेजान से होते हैं, जबकि बच्चे कितने प्रफुल्लित, बिल्कुल जीवंत होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो होते हैं, शिशु बेजान से होते हैं। इंस्टीट्यूशंस में आप जाकर देखिए तो बच्चे ऐसे ही बिल्कुल पड़े रहते हैं, उनको बिल्कुल कृशकाय होते हैं, वो मतलब पतले दुबले, उदासीन से होते हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनको भूख भी नहीं लगती है, और उनके अंदर बहुत से मनोशारीरिक रोग हो सकते हैं। मनोशारीरिक रोग बेटा क्या होते हैं? इनको साइकोसोमेटिक इलनेस कहते हैं अंग्रेजी में। शारीरिक रोग जो होते हैं वो रोग होते हैं जिनका रूट कॉज, जिनका मूल आधार तो मनोवैज्ञानिक होता है, लेकिन उसका परिलक्षण शारीरिक उसमें होता है। जैसे अभी स्नेह से वंचित मैंने आपको ऊपर जो बताया है, रिप्राइवेशन ड्वार्फिज्म, स्नेह क्या है? मनोवैज्ञानिक पहलू है, तो कारण तो हो गया स्नेह से वंचित होना, लेकिन उसका परिणाम क्या दिख रहा है? शारीरिक रूप से भी दिख रहा है। तो ऐसे विकारों को हम कहते हैं मनोशारीरिक रोग। और अगर एक्सट्रीम कंडीशन होती है तिरस्कार की, तो उसके अंदर बालक की मृत्यु तक हो सकती है। ये बच्चों के लिए जो स्नेह का व्यवहार है कितना महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर एक मैस्लो नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया था। उन्होंने बंदरों के ऊपर अध्ययन किया। बंदरों को उन्होंने एक बालक जो अपनी माँ से बिछुड़ गया था, जिसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, बंदर का बालक, उसको एक सरोगेट मतलब आर्टिफिशियल मदर बना कर दी। उन्होंने क्या किया? बंदर के आकार का 2 पुतले बनाए। एक पुतला तो केवल ठोस जो थे ना, वायर्स वगैरह से बना हुआ, तारों वगैरह से बना हुआ, कंक्रीट का बना हुआ था, और दूसरा जो था उसके ऊपर उन्होंने फर का कपड़ा वगैरह लपेट के गुदगुदा सा बना दिया था। तो और जो कठोर वाला था मॉडल, उसके अंदर उन्होंने उसके दूध पीने की व्यवस्था कर रखी थी। तो देखा गया कि वो जो बालक था, बंदर का जो बच्चा था, उसको जब बहुत भूख लगती थी तब तो वो उस कठोर वाली उसके ऊपर मॉडल के ऊपर जाता था और दूध पी के आ जाता, लेकिन जैसे ही वो दूध पी लेता था तुरंत वापस वो आके दुबक जाता था उस माँ के पास में, उस आर्टिफिशियल माँ के पास में जो गुदगुदी सी थी। तो मतलब बच्चे के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है ये वार्मथ वाली फीलिंग, ये इसको इन्होंने बताया था। इसका परिणाम क्या होता है कि और परिणाम ये होते हैं कि उसका क्रियात्मक विकास भी पिछड़ जाता है। ऐसे बच्चों का बैठना, उठना, चलना वगैरह अन्य शिशु की तुलना में पीछे रह जाता है। इनके भाषा विकास में भी विकार देखे गए हैं कि ऐसे बच्चे जो होते हैं कभी कभी इनमें हकलाना वगैरह की समस्या शुरू हो जाती है। बौद्धिक विकास के अंदर भी इनमें देखी गई कि इनकी में एकाग्रता, ध्यान को केंद्रित करने की क्षमता इनमें बहुत कम रह जाती है, और इसकी वजह से उनके अंदर सीखने की क्षमता, स्मरण करने की, याद करने की पुरानी चीज़ों को, तर्क करने की क्षमता वगैरह कम हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते तो हम ये सब कार्य नहीं कर सकते हैं।
दूसरा, इन लोगों को दूसरे लोगों के साथ में एडजस्टमेंट करने में भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये दूसरे लोगों से नॉर्मल ढंग से बिहेव कर ही नहीं पाते। दूसरे लोग इनकी जैसे इनके पहल करके आगे की ओर इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनको अप्रोच करते हैं, तो ये इतना गंदा सा रिएक्शन देते हैं कि सामने से आने वाले को मन नहीं करता। जैसे होता है ना, आप किसी बच्चे के पास जाते हैं तो बच्चा हाथ फैलाता है, स्माइल देता है, खुश होता है, और एक आपको देखते ही बच्चा चिल्ली मार के रोने लग जाए या बिल्कुल कोई उसके चेहरे पे भाव ही नहीं आए, निर्विकार सा हो, तो आप उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो वो चीज़ इन बच्चों में देखी जाती है, वो प्रत्युत्तर नहीं दे पाते हैं। और कभी कभी तो ये बच्चे ऐसे जो होते हैं दूसरों को देखते आक्रामक हो जाते हैं, और या फिर थोड़े बड़े हुए तो आपका कहना नहीं मानेंगे, है ना, और असामाजिक व्यवहार इनमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगला जो संवेगात्मक रूप से देखा गया, तो ये बच्चे देखा गया कि अपने आप में ही सिमटे रहते हैं, ना किसी से इंटरेक्शन करना, ना किसी से बोलना, ना किसी से, छोटे बच्चे बोल नहीं सकते लेकिन आँखों के माध्यम से तो दूसरों से संबंध स्थापित करते हैं, और ये आँखों से संबंध स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे बच्चे इन चीज़ों को में इंटरेस्ट नहीं लेते, इनके अंदर रुचि, दूसरों में रुचि नहीं लेते, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते दूसरे लोगों में। कुछ स्वार्थी भी होते हैं, मतलब स्वार्थी मतलब सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और हमेशा मांगने का रवैया रहता है। मतलब कोई भी संबंध जो होता है बेटा, उसमें गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। गिव एंड टेक जब तक नहीं होगा हमारा संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। माँ भी बच्चे को दुलार करती है तो वो प्रत्युत्तर में चाहती है कि बच्चे कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दे। जब वो एक्सप्रेशन देता है तो माँ को भी प्रेरणा मिलती है कि मैं और ज़्यादा करूँ, वो और मोटिवेट होती है करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे बच्चे हमेशा डिमांडिंग होते हैं कि उन्हें जो चाहिए चाहिए, दूसरे को कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। अब इसके प्रभाव कितना होगा स्नेह से वंचित होने का, इस पर को ये भी कुछ कारक प्रभावित करते हैं। पहली चीज़ है स्नेह वंचना की मात्रा, मतलब कितना इन लोगों को, मतलब जैसे कोई बालक है जिसको अपने भाई बहनों से कंपटीशन है कि दूसरों को मिल रहा है स्नेह, उसको नहीं मिल रहा, तो अगर ये थोड़ा बहुत ही है तो चल जाएगा, लेकिन अगर ये बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा है, तो बालक में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हल्का फुल्का है, कुछ अंतर करते हैं पेरेंट्स, एक की इच्छा पूरी करते हैं, दूसरे की बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक की कर रहे हैं तब भी उतना प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अति का बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और इसीलिए संस्था वाले बालकों में देखा जाता है। दूसरा, ये किस अवस्था में बालक वंचित हुआ है स्नेह से, तो जैसे मैंने आपको बताया था 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था जो होती है महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में बच्चे का, वैसे तो कहते हैं कि जन्म के बाद के आरंभिक 2 महीने भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जब बच्चा आँखों के माध्यम से माँ की खुशबू भी पहचानता है बालक, तो उसके माध्यम से, तो इस अवस्था के अंदर अगर बालक वंचित रह जाता है स्नेह से, तो उसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो ये है कि बालक जैसे बिछुड़ गया है, किसी से उसका स्नेह का संबंध स्थापित हो गया, माँ से हुआ, माँ की मृत्यु हो गई या माँ को उसको छोड़कर चली गई, तो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब जिस व्यक्ति से क्या होता है, बच्चा किसी एक व्यक्ति से बहुत अटैच्ड रहता है, वो व्यक्ति अगर उससे चला जाए तो उसको उसका परिणाम ज़्यादा घातक होता है, बजाय उसके कि दूसरा सेकंड क्या होता है, एक प्राइमरी अटेंडेंट होता है, जैसे माँ प्राइमरी अटेंडेंट है, फिर सेकेंडरी अटेंडेंट फादर हो सकता है या कोई भाई बहन हो सकता है। तो अगर मुख्य वाला ही चला गया तो बच्चा ज़्यादा प्रभावित होगा। फिर नेक्स्ट फैक्टर है दूरी की अवधि, मतलब जिस व्यक्ति से वो वंचित हुआ है उस व्यक्ति से उसकी जो दूरी है वो थोड़े से टाइम के लिए, मतलब माँ चली गई कुछ समय के लिए, फिर वापस आ गई तो उसका वापस संबंध स्थापित हो जाएगा। ऐसा मानते हैं कि अगर माँ बालक को छोड़ कर चली जाए और 3 माह के अंदर ही वापस लौट कर आ जाए तो बालक पुनः वो संबंध स्थापित कर लेता है और उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव उसके धीरे धीरे कम हो जाते हैं। फिर बालक का स्वयं का व्यक्तित्व भी आपको मालूम है, हम लोग इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि सब में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। किसी बालक को बहुत सारा चाहिए, किसी बालक को कम में भी गुजारा हो जाता है। मतलब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा स्नेह चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं बच्चे के साथ में, जैसे कोई बीमार है, कुछ समस्या है तो उसको ज़्यादा
अटेंशन की, ज़्यादा केयर की, ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता होती है। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो होते हैं उनकी आवश्यकता पूर्ति होगी, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता, स्नेह की अभिव्यक्ति की आवश्यकता उतनी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है परिवार का आकार। बच्चों, जो परिवार जो छोटे होते हैं वहाँ पर बालक का स्नेह का संबंध एक से ही स्थापित होगा या दो से हो जाएगा। लेकिन जब जहाँ बड़े आकार के परिवार होते हैं वहाँ क्या होते हैं, जैसे देखते हैं आप संयुक्त परिवार के अंदर माँ केवल क्या करती है कि बालक को के जो कार्य है वो कर देती है, और अधिकांशतः वो कभी बुआ की गोद में, कभी दादी की गोद में, कोई और उसकी देखभाल करता रहता है। तो बच्चों की जो स्नेह स्थापन एक की जगह 2-3 लोगों से हो जाता है। तो फिर उसमें एक व्यक्ति ना भी हो, माँ अगर कहीं चली भी जाती है तो उस दूसरों से उसका स्थापन है, तो उस बच्चे के ऊपर उसका परिवार उसका नकारात्मक परिणाम कम होगा। फिर स्नेह संबंध के विकल्प का संतोषप्रद होना, मतलब जैसे माँ चली गई, माँ की जगह कौन उसकी केयर कर रहा है, वो उसको कितना प्रेम से रख रही है, कितने स्नेह से रख रही है। ये इस बात से सिद्ध हुआ बच्चों की, देखा गया कि जो अनाथ बच्चे थे जिनको किसी दूसरे लोगों ने गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, और उस बच्चे को खूब स्नेह, क्योंकि अडॉप्ट कौन करता है, जिसको बालक की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर उनको इतना स्नेह वगैरह मिलता है, तो फिर उन बच्चों के अंदर आगे नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला। तो अगर विकल्प अच्छा है तो बच्चे के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। ये तो मैंने आपको स्नेह वंचना का बताया। बेटा, स्नेह वंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको इतने डिटेल में मैंने आप लोगों को शेयर किया है। कुछ अन्य संकट जो है संवेगात्मक विकास के, उसमें है असुखद संवेगों का प्रभुत्व होना। ये मैं आपको पहले भी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बच्चों के दुखद संवेग अधिक होते हैं, नकारात्मक संवेग जिनमें ज़्यादा होते हैं, उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही नकारात्मक हो जाता है, स्वयं के प्रति उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बेकार हो जाता है, उनका दूसरे लोगों के साथ में उचित समायोजन भी नहीं हो पाता, तो सोशल रिलेशन भी उनके अच्छे डेवलप नहीं होते हैं। अब जैसे शर्मीलापन है, शर्मीलापन बहुत छोटे बच्चे शर्माते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा हो जाए, आगे तक बढ़ता रहे, तो वो उसके समायोजन को प्रभावित करेंगे, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रभावित करेंगे। वो कक्षा में वो शर्मीलेपन की वजह से कुछ बोलेगा नहीं, जवाब नहीं देगा, टीचर उसको क्रिटिसाइज़ करेगी, दूसरे बच्चे उसकी हंसी उड़ाएंगे, तो उसको और ज़्यादा शर्मिंदगी भी होगी। तो इस तरह से कोई भी बहुत ज़्यादा प्रभुत्व किसी संवेग नकारात्मक संवेग का नहीं होना चाहिए। फिर उच्च संवेगात्मकता, जिसको कहते हैं हम हाइटेंड इमोशनलिटी, बहुत ज़्यादा इमोशंस का विस्फोट होना, जैसा मैंने आपको बताया था किशोरावस्था के दौरान होता है। ये जो है उच्च संवेगात्मकता जो होती है, ये भी बालक के समायोजन को बहुत तरह से प्रभावित करती है। बच्चा खुद बेचैन रहता है, बेकल रहता है, दूसरों के साथ प्रॉपर ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाता है, और खुद दिवा स्वप्न में खोया रहेगा, परेशान रहेगा, कुंठित हो सकता है। और ये उच्च हाइटेंड इमोशनलिटी जो है उसके कारण कई हो सकते हैं, शारीरिक कारण हो सकते हैं। शारीरिक कारण में जैसे स्वास्थ्य का अच्छा ना होना, या कोई बहुत ही परेशान करने वाली कंडीशन होना, है ना, या कोई उसको लगातार कोई रोग होना, या उसकी अंतःस्रावी ग्रंथियों में, जैसा कि किशोरावस्था में देखा जाता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना। कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे किसी बच्चे की बौद्धिक क्षमता बहुत कम है, उनको ही ज़्यादा समस्या हो सकती है। उसके अलावा व्यक्ति जो खुद अपने लिए कुछ लेवल सेट कर लेता है, उस लेवल तक उसकी उपलब्धि नहीं होती है, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो अपनी जो क्षमता है उससे ज़्यादा उच्च आकांक्षा रखना, चाहे अभिभावकों द्वारा हो, चाहे स्वयं के द्वारा हो, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और एंजाइटी दुश्चिंता जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी या हाइटेंड इमोशनलिटी की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। कुछ वातावरणीय कारक हो सकते हैं, जैसे लगातार तनाव की स्थिति होना वातावरण में, जैसे परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, या उसको कोई लगातार डांटता रहे, हमेशा उनको चिढ़ाता रहे। फिर बहुत ज़्यादा बंधन होना, तुम ये मत तोड़, बहुत ज़्यादा रोक टोक होना। फिर पेरेंट्स का खुद का ऐसा भाव, वो हमेशा दुश्चिंता में घिरे रहते हैं, एंशियस रहते हों, या बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हों, या बहुत ज़्यादा
कठोर अनुशासन हो, जिसमें बालक की बिल्कुल सुनवाई नहीं होती हो, ये सब कारण भी उच्च संवेगात्मकता के हो सकते हैं। तो उच्च संवेगात्मकता से बचने के लिए वातावरणीय कारकों को नियंत्रित करना चाहिए, और जब बच्चा ऐसे किसी शारीरिक कारणों से इस दौर से गुजर रहा हो तो उसके प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड रहना चाहिए। अगला जो संकट हो सकता है वो है संवेगात्मक नियंत्रण करने में असमर्थ। तो जो बच्चे अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों का दूसरों के साथ समायोजन बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसे टेम्पर टेंट्रम्स बहुत शो कर रहे हैं, मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था टेम्पर टेंट्रम्स क्या होते हैं, उसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। हर वक्त टेम्पर टेंट्रम्स जो बच्चे शो करेंगे अपना बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब आपके इमोशंस जो भी हैं नकारात्मक है सकारात्मक है, उनके ऊपर परिस्थिति के अनुसार नियंत्रण करना सीखना आवश्यक है। बाल्यावस्था में सब बच्चों के इमोशनल आउटबर्स्ट को टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है, समझ बढ़ती है, परिपक्वता बढ़ती है, तब उनका संवेगों पर नियंत्रण ना होना कोई भी टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो वो होता है। इसी तरह से संवेगशीलता विकसित नहीं होता। इमोशनल टॉलरेंस मतलब चाहे नकारात्मक हो या वो, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपको टॉलरेट करना भी आना चाहिए। संवेगशीलता को होनी चाहिए बालक के अंदर, अगर नहीं होगी तो फिर उसके सब चीज़ें उससे प्रभावित होती हैं। और इमोशनल कैथारसिस जो मैंने बताया था, आउटलेट होना इमोशंस का किसी तरह से समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से, हमारी संवेगात्मक ऊर्जा का व्यय होना। कुछ बालक जो होते हैं उनको शारीरिक कैथारसिस के माध्यम नहीं मिल पाते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं, जैसे कोई बच्चे के साथ में शारीरिक कोई समस्या है जिसकी वजह से बाहर घूम फिर नहीं सकता, साथी समूहों के बीच में नहीं मूव कर सकता, तो ऐसे बच्चे या जिन बच्चों को कोई पसंद नहीं करता है, ऐसे बच्चों को शारीरिक कैथारसिस का कोई माध्यम नहीं मिल पाता। मतलब खेलना कूदना, शारीरिक एक्टिविटीज़ जो बाहर की होती हैं वो अगर बच्चे नहीं कर पाते हैं तो वो दूसरा कार्य क्या करेंगे, टीवी करेंगे, देखेंगे, हर वक्त अपने ख्यालों में खोए रहेंगे। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको शारीरिक रूप से अपनी ऊर्जा व्यय करने का माध्यम नहीं मिलता, वो बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। इसी तरह से मनोवैज्ञानिक मानसिक कैथारसिस का भी जो होता है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी समस्याओं को दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, तो ऐसे बच्चों का मेंटल कैथारसिस नहीं हो सकता। आपके साथ जो भी समस्या है, आपका कोई मित्र होना चाहिए। जिस बच्चे के पास में कोई मित्र उपलब्ध नहीं है, पेरेंट्स के पास में समय नहीं है कि वो उसकी समस्याओं को सुन सकें, उसकी मन की बातों को समझ सकें, तो उसके पास में मेंटल कैथारसिस के माध्यम नहीं रह जाते हैं और उसको कोई फिर गाइड करने के लिए भी नहीं मिलता। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें कैथारसिस नहीं होगा तो किसी न किसी दिन उनका विस्फोट होगा, संवेगात्मक विस्फोट होगा। तो ये कुछ संकट हैं जिनसे बचने के लिए चेष्टा करनी चाहिए, जिससे बालक का संवेगात्मक विकास सही ढंग से हो सके। संवेगात्मक विकास के साथ साथ और सारे विकास भी जुड़े हुए हैं, शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो उन सब को अभी उपयुक्त विकास के लिए आवश्यक है कि इन संकटों से बचा जाए या इनका समय पे निवारण किया जाए। यहाँ पर हमारा इमोशनल डेवलपमेंट का चैप्टर समाप्त हो गया है। काफ़ी लंबा सा चैप्टर था, आप लोग भी प्रसन्न होंगे। अब हम अगली कक्षा में नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।